हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेज़ों का जो विस्तार हो गया हमारे देश के अंदर। बंगाल के बाद मैसूर, मैसूर के बाद मराठा, मराठा के बाद सिंध, सिंध के बाद एक राज्य जो है सारे के सारे अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आता चला गया। और एक वक्त आया कि जब अंग्रेज़ जो है भारत के विधाता बन गए। और फिर उसके बाद सिचुएशन ये रही कि 1757 से लेकर के 1857 तक 1757 से लेकर के 1857 तक कंपनी का शासन रहा। और भले ही बीच में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से जो है कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन शासन फिर भी कंपनी का ही था माना जाएगा। और 1757 से 1857 के बाद 1858 से फिर सीधा भारत का जो सारा मामला जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर में चला गया। और सारी व्यवस्था जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर में जो है भारत जो है उपनिवेश बन के रह गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब भारत पूरी तरीके से यहाँ पर अंग्रेज पूरी तरीके से यहाँ स्थापित हो गया, तो अंग्रेज के स्थापित होने के बाद तो इसकी स्थिति क्या थी, अब पड़ोसी देशों के साथ इनकी स्थिति क्या थी, इनकी रणनीति क्या थी, पड़ोसी देशों के साथ इनका किस तरह से रिलेशन कायम था। तो हमने देखा उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के साथ जो है तकरीबन नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, तो इन देशों की सीमा उस वक्त लगा करती थी। तो इन देशों के साथ लगातार अंग्रेज़ों का लड़ाई झगड़ा ही चलता रहा। और बहुत कम ऐसा वक्त रहा, ऐसा सिचुएशन रहा कि इनके साथ रिश्ते जो है अच्छे रहे। तो रिश्ते ना के बराबर है। हालांकि हमारे जितने भी भारतीय राजा थे इनका संबंध पड़ोसी देशों के साथ बहुत मधुर था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेश को बढ़ाने के चक्कर में जितने भी पड़ोसी देश है इन देशों के साथ रिश्ते ख़राब किए। तो ये सारा चैप्टर हमने पढ़ा। पिछले वाले वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि कुछ विचार है यहाँ पर कुछ लोग के ब्रिटिश भारत का पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध था, किस तरह का रिलेशन था, उसके ऊपर ये विचार है। तो पहला है कि हमने भारत का अंधाधुंध अधिग्रहण किया। अंग्रेज़ों द्वारा बेहद अनजाने में तथा संयोगवश की गई भारत विजय में कुछ भी महान नहीं था। तो यह कहने वाला है जॉन सीले। क्लाइव ने कहा क्लाइव संस्थापक नहीं था, अपितु भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का योजनाकार नहीं था, अपितु प्रयोगकर्ता था जिसने संभावनाओं को तलाशा। और क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। ये कहने वाला है पर्सिवल स्पीयर। वेलेज़ली ने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। अब भारत में राजनीतिक शक्तियों में से एक कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई और पूरे देश को इसके संरक्षित राज्य माना। और वेलेज़ली के समय से आगे भारत की रक्षा कंपनी की जिम्मेदारी थी। ये कहने वाला था सिडनी जे ओवेन। सही कहा है। टीपू सुल्तान की असफलता उसका दुखद अंत था और उपमहाद्वीप के लिए उसकी हार दुखद घटना और त्रासदी थी, जिसका अर्थ स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रथम चरण का अंत था। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये वक्तव्य लिखा गया। अब जितना भी हमने पढ़ा था उसका सारांश में हम देख लेंगे कि इसका सारांश क्या है। तो ब्रिटिश विजय संयोगवश था या इरादतन था। तो इस सवाल के साथ हमने 5वां अध्याय शुरू किया था। तो मैंने बताया था कि एक तरह से देखा जाए तो ये संयोगवश ही था और बाद में फिर ये इरादा बन गया। ठीक है। तो ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई और ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे। सबसे पहला अंग्रेज़ों की बंगाल विजय रही। ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल का सिराजुद्दौला और अंग्रेज अलीनगर की संधि। सारांश की बात है, ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की स्थिति क्या थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच में कैसा टकराव रहा, अलीनगर की संधि करनी पड़ी, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाल दी, बक्सर का युद्ध 1764 में शुरू हुआ, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह की संयुक्त सेना पर बक्सर में क्लाइव की विजय ने भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति का वास्तविक नींव डाली, इलाहाबाद की संधि 1765 और इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी। और फिर स्थिति क्या थी, ये पीछे वाले अध्याय में हमने आपको पढ़ाया था। अवध के नवाब के साथ संधि, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि, दुबई सरकार 1765 तक चला। मैसूर पर ब्रिटिश विजय और हैदर अली और टीपू सुल्तान का उत्थान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4 लड़ाई हुई 1767 से 69।
द्वितीय 1779 से 1784, तृतीय 1790 से 92, चतुर्थ 1799। टीपू सुल्तान के संघर्ष के साथ ये मैसूर लड़ाई खत्म हो गई। सर्वोच्चता हेतु मराठा के साथ संघर्ष, इसके 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम 1775 से 82, द्वितीय 1803 से 5, तृतीय 1817 से 1819 और फिर मराठा की पराजय हो गई। सिंध विजय 1843 में सिंध को जीत लिया अंग्रेज़ों ने। पंजाब विजय रंजीत सिंह और अंग्रेज़, अमृतसर संधि 1809 जो अंग्रेज़ों को रोके था रंजीत सिंह के मौत तक। फिर इसके मौत के बाद ही पंजाब को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया। 2 लड़ाई हुई। पहला लड़ाई 1845 सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। कार्य में ब्रिटिश परमोच्चता वारेन हेस्टिंग के घेरे की नीति थी। ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। सहायक संधि में शामिल राज्य सबसे पहले हैदराबाद 1798 से 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर 1818 में, जयपुर 1818 में, मचेरी 1818 में, बूंदी 1818 में, भरतपुर सबसे लास्ट में 1818 में। फिर इसी के साथ डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत 1848 से स्टार्ट हुआ, 56 तक चला। सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। फिर संबलपुर 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर 1850 में, नागपुर 1854 में, झांसी 1855 में और सबसे लास्ट में अवध 1856 में कुप्रशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया। अब ब्रिटिश भारत की विदेश नीति क्या थी? तो विदेश नीति और झगड़े के अलावा तो कुछ था ही नहीं। तो आंग्ल नेपाल संबंध सपोले की संधि हुई झगड़ा करने के बाद 1816 में। बर्मा संबंध इससे भी जो है संबंध अच्छा नहीं रहा। बर्मा युद्ध 1824 से 26 हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय 1885। आंग्ल तिब्बत संबंध, तिब्बत के साथ संबंध, ल्हासा की संधि हुई 1904 में। ल्हासा की संधि कैसे हुई आप पीछे वाली वीडियो जाके देखिए। अब आंग्ल अफगान संबंध, ऑकलैंड की अफगान नीति क्या रही? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, जॉन लॉरेंस की अक्रियता की नीति, लिटन का अफगान नीति, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 80। फिर उसके बाद इसी के साथ गणमंग की संधि हुई 1879 में और अफगान से जो ब्रिटिश भारत को काफ़ी नुकसान रहा। उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र डूरंड समझौता 1893 में अफगानिस्तान के साथ हुआ था। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला छठा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 1857 के बड़ी क्रांति के पूर्व क्या देश में और भी क्रांतियाँ हुई है और जो क्रांतियाँ हुई है उस क्रांतियों का इतिहास क्या है। तो इस विषय में जल्दी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो 1857 के महान क्रांति के पूर्व भी कई सारी छोटी मोटी क्रांतियाँ ब्रिटिश जन असंतोष के वजह से होती रही है हमारे देश के अंदर। तो उन क्रांतियों को थोड़ी सी एक झलकी हम देख लेंगे। तो जैसे कि हमें से अधिकतर यह सोचते हैं कि 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत शासन कर रहे थे के विरुद्ध बड़ा संतोष था। लेकिन 1857 के विद्रोह के पूर्व भी ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने दर्शाया कि सब कुछ ठीक नहीं था और विदेश शासन के विरुद्ध जन असंतोष पनप रहा था। इस असंतोष ने सभी को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के अलग अलग समूहों द्वारा परिवर्तन और विद्रोह के रूप में उजागर किया। तो मतलब विद्रोह रहा, मतलब बहुत अच्छी बड़ी विद्रोह रही, जन असंतोष रहा, जो कि अंग्रेज़ का काम केवल यहाँ के संसाधनों को दोहन करना और इसका दुरुपयोग करना ही था। ठीक है, तो इस दुरुपयोग करने में इन्होंने एक कसर भी नहीं छोड़ी। ठीक है, एक कसर भी नहीं छोड़े। तो देखिए जन विद्रोह हेतु जिम्मेदार कारण क्या थे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जन विद्रोह का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, तो पहली बात है कि औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में लोगों द्वारा शासकों और उनके अधिकारों के विरुद्ध असामान्य नहीं था। औपनिवेशिक शासन की स्थापना और इसकी नीतियाँ भारतीयों पर समग्र रूप से अधिक विध्वंसकारी प्रभाव डाला और उनके दुख दर्द परेशानियों को सुनने वाला, उन पर ध्यान देने वाला, भारतीयों के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में स्वाभाविक था जन असंतोष पैदा होता। ब्रिटिश के खिलाफ लोग जाहिर सी बात है वो अपने को खुद को हलाक कर भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ऐसी स्थिति को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो जन विद्रोह हेतु कारक क्या रहे जिम्मेदार? पहली, कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों का असंतोष। विप्लव हेतु निम्न महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी थे, जैसे कि औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, तो ज़मीन की टैक्स वसूली का जो अंग्रेज़ों ने जो प्रणाली निकाली, भू राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों का भारी बोझ, नए करों को जो है किसानों को मंड देना, किसानों को उसकी भूमि से बेदखल कर देना,
जनजातियों को की भूमि पर अतिक्रमण कर लेना, मतलब उसकी जो भूमि को हड़प लेना। ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहताओं ऋणदाताओं को बढ़ने से शोषण में वृद्धि हुई। तो देखिए, कंपनी के शासन के विरुद्ध बढ़ता द्वेष, अध्याय 6, ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जन विद्रोह के उद्भव और जन विद्रोह के कारक, तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जन विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले नागरिक और असैनिक विद्रोह देखेंगे। तो दो तरह से देखिए, नागरिक विद्रोह में सैन्य विद्रोह को छोड़कर सभी शामिल होते हैं, लेकिन हमने उन विद्रोहों को शामिल किया है जिन्हें सामान्यतः अपदस्य शासकों या उनके वंशजों, भूतपूर्व जमींदारों, भूमिपतियों, पॉलीगर, दक्षिण भारत के एक क्षेत्र या पलायन के मालिक, पॉलीगर का मतलब हुआ, इसमें शासक मुख्य रूप से नायक द्वारा उनकी सैन्य सेवाओं और निष्ठा के बदले दिए गए कुछ गांव शामिल होते हैं। विजित प्रदेशों के अधिकारियों, धार्मिक नेताओं के नेतृत्व प्रदान किया है। यद्यपि इन विद्रोहों के समर्थन सामान्यतः खेतिहर किसान, बेरोजगार, शिल्पकार, अपदस्थ सैनिक शामिल थे, लेकिन भूतपूर्व सत्ताधारी वर्ग इन विद्रोहों के केंद्र में थे। तो विद्रोह दो तरह के हैं। एक विद्रोह है नागरिक विद्रोह, जो डायरेक्ट नागरिक के ऊपर जो अत्याचार हुए उन्होंने विद्रोह किया, और दूसरा जो विद्रोह हुआ असैनिक विद्रोह, जिसमें कि सैनिक इसमें नहीं थे, मतलब नागरिक विद्रोह या असैनिक विद्रोह, इसमें किसान और फिर गरीब मजदूर टाइप के लोग, सारे लोग शामिल थे। और एक विद्रोह सैनिक विद्रोह की तरह है, जो सैनिकों के साथ जो भेदभाव खासतौर से भारतीय सैनिकों के साथ किया जाता था, तो वो भी एक विद्रोह, एक प्रकार का विद्रोह था। तो नागरिक विद्रोह के कारण क्या रहे, तो कंपनी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से खराब थी, प्रशासन कुप्रशासन था, भू राजस्व व्यवस्था बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता था, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो फसल उपजाई जाती थी उस पर जो टैक्स लिया जाता था, अत्याचारपूर्ण टैक्स लिया जाता था। औपनिवेशिक स्थिति के कारण विभिन्न जमींदारों, पॉलीगर, दक्षिण की साइड ये जमींदार के एक का नाम दिया गया था पॉलीगर। तो पॉलीगर को अपनी ज़मीन और राजस्व के साथ हाथ धोना पड़ा। सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा ऋणदाताओं के एक नवीन वर्ग के कारण परंपरागत जमींदारों और पॉलीगर के ओहदे में कमी आई, जिससे उनके अहम को चोट पहुंची। ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशी चरित्र, जो हमेशा इस देश के लिए विदेशी ही बने रहे, अपमानजनक व्यवहार भारतीयों के साथ हमेशा करते थे। धार्मिक पुजारियों, पादरियों, पंडितों और विदेशी शासन के प्रति घृणा विद्रोह को बढ़ावा दिया, और धार्मिक उपदेश पुजारी, पंडित, मौलवी इत्यादि परंपरागत जमींदारों, नौकरशाही अभिजात पर निर्भर थे। जमींदारों और सामंतों के पतन ने प्रत्यक्ष रूप से धर्मगुरुओं के वर्ग को प्रभावित किया। तो एक तरह से समाज के अंदर जो पीड़ा थी ब्रिटिश के विरुद्ध, वो पीड़ा विद्रोह के रूप में जो है प्रकट हुई। तो नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषताएं क्या रही। नागरिक विद्रोह के नेता अर्ध सामंतवादी थे, ठीक है। सामंतवादी का मतलब, सामंतवादी वो व्यक्ति होता था जिसके पास धन संपदा ज़्यादा होती थी, लेकिन नागरिक विद्रोह के नेता वही लोग होते थे, सामंतवादी ही होते थे। दकियानूसी और पुरातनपंथी थे। उनका मूलभूत उद्देश्य शासन और सामाजिक संबंधों की पुरातन और व्यवस्था को बनाए रखना था। यह विद्रोह स्थानीय कारणों और परेशानियों का परिणाम थे तथा अपने परिणामों में भी स्थानिक थे। मतलब अलग अलग स्थान में विद्रोह के अलग अलग रीजन थे। एक राष्ट्र और एक एकता का अभाव था विद्रोह के अंदर। तो विद्रोह एक स्थानीय विद्रोह थे, मतलब कोई परेशानी हुई और ये विद्रोह कर दिया करते थे, और एक बार में नहीं, वर्षों तक इसको बर्दाश्त करने के बाद ये विद्रोह होता था। यद्यपि कालिक और स्थानिक संदर्भ में पृथक होते हुए भी लगभग सभी एक जैसी स्थितियों से गुजर रहे थे। मतलब विद्रोह भले ही स्थानिक हो, विद्रोह भले ही किसी एक रीजन पर, किसी एक कारणवश पर आधारित हो, लेकिन इस सारे विद्रोह की प्रवृत्ति यही रही कि अंग्रेज़ों के दुष्प्रभाव की वजह से लोग इतने विचलित हो गए कि इनको विद्रोह करना पड़ गया। तो प्रमुख नागरिक विद्रोह सन्यासी विद्रोह के नाम से 1770 से 1820, ये आंदोलन 1770 में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों, बंगाल, अरावत के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। और 1770 में बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष मतलब अकाल ने यहाँ के निवासियों को तबाह कर दिया, और इसके पश्चात सन्यासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बलपूर्वक धन वसूला और अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर लूटपाट की। अंग्रेज़ों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया और 1820 तक आंदोलन को कुचल दिया। तो मतलब विद्रोह जितने भी हुए, विद्रोह को उठा तो जितनी उग्रता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस विद्रोह को बहुत ही बर्बरता के साथ कुचल दिया। तो 1820 में सन्यासी विद्रोह को जो है कुचल दिया गया, और इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास भी लिखा। उन्होंने देखा कि महिलाओं ने भी ब्रिटिश शासन, जिसने परंपरागत भारतीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न किया, महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी लिया था सन्यासी विद्रोह में।
इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की एक समान भागीदारी रही, इसलिए इसे कभी कभी फ़कीर विद्रोह के नाम से भी, सन्यासी विद्रोह को फ़कीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी इस विद्रोह के नेता थे और देवी चौधरानी की सहभागिता ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया। दूसरा विद्रोह मिदनापुर और थाल भूम में विद्रोह हुआ 1766 से 1764 तक। अंग्रेज़ों ने 1760 में मिदनापुर पर कब्जा कर लिया। तो उस समय वहाँ पर लगभग 3000 जमींदार और ताल्लुकदार थे जिनके अपनी रैयत के साथ मधुर संबंध था। मतलब 3000 जमींदार और वहाँ के किसानों के साथ जमींदारों का संबंध बड़ा ही मधुर था। लेकिन 1766 में जब मिदनापुर और धाल भूम को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया तो यह सौहार्दपूर्ण परिदृश्य उस समय परिवर्तित हो गया और जब अंग्रेज़ों द्वारा 1772 में नया भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, तो मिदनापुर का विद्रोह कैसे हो रहा है, इसका रीज़न आप समझ रहे होंगे। तो वंशिन टाट अंग्रेज गवर्नर के अनुसार मिदनापुर के जमींदार अंग्रेजी राजस्व संग्रहण अधिकारियों और रैयत के बीच संघर्ष की स्थिति रैयत के पक्ष लेते थे और ओहल भूम, मानभूम, रायपुर, पंचेत, छठीबोनी, कर्णगढ़, बागरी के जमींदार पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मिदनापुर के जंगल महल के व्यापक क्षेत्र में रह रहे थे को आखिरकार 1880 तक उनकी जमींदारी से बेदखल कर दिया गया और इस विद्रोह के प्रमुख नेता दामोदर सिंह और जगन्नाथ थाल थे। यानी कि ये एक जमींदारों का विद्रोह था। मिदनापुर के 3000 जमींदार समूह थे जिनका अपने रैयत के साथ बहुत ही मधुर संबंध था। अंग्रेज़ों ने जब इनके भू राजस्व व्यवस्था को यहाँ पर बदल दिया और फिर रैयत को यानी कि किसानों के ऊपर जुल्म हुआ तो और फिर जमींदारों को भी अपमानित किया गया, तो फिर जमींदारों ने दामोदर सिंह की जो है अध्यक्षता में ये विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट विद्रोह था मुआमारिया विद्रोह। ये 1769 से 99 में रहा। 1769 में मुआमारिया द्वारा किया गया विद्रोह असम के अहोम राजाओं की सत्ता के लिए एक प्रबल चुनौती थी। मुआमारियों निम्न जाति के किसान थे जो अनिरुद्ध देव 1553 से 1624 की शिक्षाओं का पालन करते थे। उनका उत्थान उत्तर भारत में अन्य निम्न जातियों के समूह के समान था। उनके विद्रोह ने अहोम को कमज़ोर किया और अन्य के लिए इस क्षेत्र पर हमला करने का मार्ग खोल दिया। तो उदाहरणार्थ 1792 में द्रांग के राजा कृष्ण नारायण ने, जिसमें उसकी सहायता की और उसके बुरकानदेज दल मुसलमान सेना और जमींदारों की सेनाओं से मुक्ति सिपाही को कहा जा रहा है बुरकानदेज दल, इनने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए अहोम शासकों को ब्रिटिश सहायता की प्रार्थना करनी पड़ी और मुआमारियों ने भटियारपुर के अपना मुख्यालय बनाया। रंगपुर और जोराहट बेहद प्रभावित है, यद्यपि अहोम साम्राज्य ने स्वयं को विद्रोह से बचा लिया, लेकिन इससे यह कमज़ोर हो गया और बर्मा के आक्रमण के आगे घुटने टेक दिए। अंततः इस पर ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो गया। मतलब अहोम के जो राजा थे, इनके राजा के खिलाफ जो है वहाँ के प्रजा ने विद्रोह कर दिया, मुआमारिया विद्रोह जिसे कहा जा रहा है। तो इस राजा ने क्या किया, अहोम के राजा ने अंग्रेज़ों से सहायता प्रदान किया और फिर बाद में ब्रिटिश ने यहाँ के ज़मीन को अपने कब्जे में कर लिया। गोरखपुर बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781 में वारन हेस्टिंग ने मराठों और मैसूर के युद्धों को खर्चों को पूरा करने के लिए अवध में अंग्रेजी अधिकारियों को इजारेदार यानी कि राजस्व किसान के तौर पर शामिल करके धन अर्जित करने की योजना बनाई। उसने मेजर अलेक्जेंडर हाने, जो उस क्षेत्र से भलीभांति परिचित था, 1778 में इजारेदार के रूप में नियुक्त किया। इजारेदार मतलब ये एक टैक्स वसूली करने की प्रणाली थी। तो हाने ने गोरखपुर और बहराइच के लिए एक वर्ष हेतु हजारे की राशि 22 लाख रुपये सुनिश्चित की और वास्तव में यह कंपनी का गुप्त प्रयोग था, जिससे वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि ऐसा करके वह व्यवहारिक रूप से कितनी मात्रा में धनराशि प्राप्त कर सकती है। हालांकि हानि के अत्याचार और राजस्व के अत्यंत मांगने क्षेत्र को भयाक्रांत कर दिया, जो नवाब के शासनाधीन एक समृद्ध क्षेत्र था। लेकिन 1781 में जमींदारों और किसानों ने असहनीय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और प्रारंभिक विद्रोह के एक सप्ताह के भीतर होने के सभी अधीनस्थ कर्मियों को या तो मार दिया गया या जमींदारी गुरिल्ला बल द्वारा बंधक बना दिया। गुरिल्ला बल मतलब छापेमारी जंग करने वाले को गुरिल्ला बल कहा जाता है। यद्यपि विद्रोह को कुचल दिया गया, अंग्रेज़ तो कुचल ही दिया करता था, लेकिन हानि के पदच्युत कर दिया गया और उसे बाध्यकारी रूप से इजारा बनाए रखा गया। यानी कि जो ज़मीन पर एक तरह की जो टैक्स वसूली ली जाती थी, उस इजारेदारी को बरकरार रखा गया। विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1758 में अंग्रेज़ों और आनंद गणपति राजू विजयनगरम का शासक ने संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार से फ्रांसीसियों को बाहर करने के लिए एक संधि की। इस अभियान में वह सफल रहे, लेकिन अंग्रेज़ जैसा कि वह भारत के लिए एक संधि की। इस अभियान में वे सफल, लेकिन अंग्रेज़ जैसा कि वे भारत में करते रहे, संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों से निपटने से पूर्व में करते रहे और संधि की शर्तों को इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों से निपटने से पूर्व ही आनंद राजू की मृत्यु हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगरम के राजा विजय राम राजू से 3 लाख रुपये की राशि की मांग की और उसे अपनी सेना समाप्त करने को कहा। इस बात ने राजा को गुस्सा दिलाया। जैसा कि राजा के ऊपर कंपनी
कि कोई भी बकाया राशि नहीं थी। राजा ने अपने समर्थकों की सहायता से विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने राजा को 1793 में बंदी बना दिया और उसे निर्वासित कर पेंशन पर भेजने के आदेश दिया। राजा ने यह बात मानने से इनकार किया। अंग्रेजों से लड़ते हुए पद्मनाभम आंध्र प्रदेश में आधुनिक विशाखापट्टनम जिला है। 1794 में राजा की लड़ते हुए युद्ध में मृत्यु हो गई और विजयनगरम कंपनी के शासन के अधीन आ गया और अंततः कंपनी के मृतक राजा के पुत्र को राज्य सौंपा और भेंट की राशि की मांग को कम किया गया। तो देख सकते हो कितना अत्याचार अंग्रेज किया कर रहा है। तो इसी के साथ हालांकि क्या हुआ, उस राशि को यानी कि विजयनगरम को उस राजा के बेटे के हवाले किया गया और उससे जो राशि मांगी जा रही थी उस राशि को कम किया गया। इसके परिणामस्वरूप किसानों ने 1793 में 85 राजा के नेतृत्व में जन विद्रोह किया और वह गुरिल्ला युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए बेहद बहादुरी से लड़ा और 1797 में एक शांति संधि की। लेकिन वर्ष 1800 में वेनाड को लेकर संघर्ष शुरू हो गया और उससे नायर की एक बड़ी सेना तैयार की, जिसमें मपिल्ला एक पठान भी थे। पठान टीपू सुल्तान की 1799 मृत्यु के पश्चात बेरोजगार हो गए थे, चूँकि वे टीपू की सेना में थे। नवंबर 1805 में केरल सिन्हम मवेला तोड़ वर्तमान में केरल कर्नाटक सीमा के मारा गया। अवध के नागरिक का विद्रोह 1799। वजीर अली खान अवध का चौथा नवाब 1797 में अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर आसीन हुआ, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों से उसके संबंध बिगड़ गए और अंग्रेजों ने उसके स्थान पर उसके चाचा सादत अली खान को आसीन कर दिया। लेकिन अली खान ने बनारस में पेंशन पर भेज दिया गया। हालांकि जनवरी 1799 में अली ने अंग्रेज रेजिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेरी की हत्या कर दी। उसके संग अंगरक्षकों ने 2 अन्य यूरोपियों को मार दिया और यहाँ तक कि बनारस में मजिस्ट्रेट पर हमला किया। यह पूरी घटना बनारस जनसंहार के नाम से प्रसिद्ध है। अली की कई हज़ार लोग जिन्होंने जनरल अरशकिन ने हराया की फौज को तैयार करने में कामयाब हुआ। अली ने भागकर भुटवाल में जयपुर शासक की शरण ली। आर्थर वेलेजरी ने जयपुर के राजा से अली के प्रत्यारोपण की प्रार्थना की। अली को इस शर्त पर प्रत्यापन किया गया कि उसे ना तो फांसी दी जाएगी और ना ही बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। दिसंबर 1799 में आत्मसमर्पण के पश्चात उसे फोर्ट विलियम किले में बंदी बनाकर रखा गया। नेक्स्ट गंजम और गुमसुर विद्रोह 1800 से लेकर के 35-37 तक रहा। उत्तरी सरकार में गंजम और इसके आसपास के क्षेत्रों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के बुगल बजाया। गंजम जिले में गुमसुर के जमींदार श्री करभंज ने 1797 में राजस्व देने से मना कर दिया और 1800 में उसने खुल के विद्रोह कर दिया। लोक अधिकारियों की अवज्ञा की और उन्हें चुनौती दी और 1807 से 8 में धनंजय भंज श्रीकर भंज का पुत्र राज को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। धनंजय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन उसे जून 1815 में आत्मसमर्पण हेतु बाध्य कर दिया गया। श्रीकर जो संगम में लौट आया को सरकार के साथ समझौते पर पुनः जमींदार नियुक्त किया गया और 1819 से 1830 तक जागीर का प्रबंधन किया, लेकिन बकाया राशि को चुकाने में सफल रहा। वह धनंजय को जमींदार बनाने के पक्ष में सेवानिवृत्त हो गया। हालांकि विशाल बकाया राशि चुकाना ऐसी बात है किसी और ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होगी, तो असमर्थ ही रहा। धनंजय भंज ने उस समय दूसरी बार विद्रोह कर दिया जब अंग्रेजी फौजी ने नवंबर 1835 में गुमसुर और कोलेदा पर अधिकार कर लिया। विद्रोह ने सरकार की सत्ता को बेहद कमज़ोर किया, लेकिन धनंजय दिसंबर 1835 में मर गया और उसके अनुगामियों ने विद्रोह जारी रखा और फरवरी 1837 तक इस संघर्ष का अंत हो गया और गुमसुर की जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। पलामू विद्रोह चेर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1800 से 2 तक रहा। बिहार के पलामू जिले में स्थानीय राजा और कंपनी के द्वारा जब जागीरदारी से ज़मीनें छीनी जाने लगी, तब वहाँ के जागीरदारों ने राजा और कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1800 में इसका प्रारंभ हुआ और 1802 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व करने वाला था भूषण सिंह नामक जमींदार, इसका नेतृत्व करने वाला था। नेक्स्ट पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 में तक रहा। दक्षिण भारत के पोलीगर यानी कि पोलीगर या पलई करागल 1795-1805 के बीच अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया और इस प्रबल विद्रोह के केंद्र थे तिरुनेलवी यानी कि रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई और उत्तरी आरकाट यानी कि कर्नाटका। समस्या 1781 में उस समय पैदा हुई जब आरकाट के नवाब ने तिरुनेलवेली और कर्नाटक के प्रांतों का प्रबंधन और नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रबंधन और व्यवस्था से पोलीगर में रोष व्याप्त हो गया, जो अपने संबंध में काफ़ी लंबे समय से एक स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न शक्ति के रूप में माने जाते थे। कंपनी के विरुद्ध पोलीगरों का प्रथम विद्रोह मूलतः कारारोपण को लेकर था, लेकिन इसका व्यापक राजनीतिक आयाम था। अंग्रेज उन्हें शत्रु के तौर पर देखते थे तथा अपमानजनक व्यवहार करते थे। कोट्टोबोमा नायकन को पंजलनकुरुची के पोलीगर थे। 1795 और 1799 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया। एक विध्वंसक युद्ध के पश्चात जिसमें वीर पांड्या कट्टोबोमन ने कंपनी की सेनाओं को पराजित कर दिया। कंपनी ने वीर पांड्या कट्टोबोमन को पकड़ने पर इनाम रखा। इससे पोलीगर में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। अंततः कंपनी ने कट्टाबोमन को पराजित करने में सफल हो गई और एक बार फिर धोखे से इस बार यह धोखा इट्टापन पुट्टुकोट्टी के राजा द्वारा दिया गया, जिसने अंग्रेजी के साथ समझौता कर लिया। मतलब अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को पकड़वा दिया।
अंग्रेज़ों ने कोट्टाबन को पकड़ लिया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उसे पकड़कर अज्ञात स्थान पर फांसी दे दी गई और कट्टा बोमन का एक घनिष्ठ सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई को भी फांसी दे दी गई और एक अन्य विद्रोही सौंदरा पांडियन को भी नृशंस हत्या कर दी गई और पंजलु कुरुचि ने पलायम और 5 अन्य पोलीगर के क्षेत्र और संपत्ति को जब्त कर लिया और प्रमुख पोलीगर को फांसी दे दी गई या जेल भेज दिया गया। पोलीगर विद्रोह का दूसरा चरण, जो प्रथम चरण से अधिक हिंसक था, फरवरी 1801 में उस समय शुरू हुआ जब पलम कोट्टा के किले में बंदी पोलीगर बच निकलने में कामयाब हुए। ठीक है, विद्रोहियों ने कई किलों पर नियंत्रण कर लिया, यहाँ तक कि तूतीकोरिन पर भी। ब्रिटिश सेनाओं ने जल्द ही मालाबार पर पुनः अधिकार कर लिया। भगोड़े जो शिव गंगा की ओर कूच कर गए, रामनाड में मारूदूस विद्रोहियों में शामिल हो गए। अक्टूबर 1801 में कुचल दिया गया और इसी बीच नवाब ने विशिष्ट प्रशासन, नागरिक और सैन्य सरकारों के सभी क्षेत्रों को कंपनी में सौंप दिया। 1803 से 5 के बीच उत्तरी अरकाट के पोलीगर ने विद्रोह शुरू कर दिया। जब उन्हें कावल शुल्क एकत्रित करने के लिए उनके अधिकार से वंचित किया गया तो कावल तमिलनाडु का एक प्राचीन संस्था थी। यह एक वंशानुगत ग्राम पुलिस कार्यालय था जिसे विशिष्ट अधिकार और दायित्व प्राप्त थे। पूरा क्षेत्र कानून और व्यवस्था की शून्यता की स्थिति में आ गया। अब विशिष्ट रूप से चित्तूरा, चंद्रगिरी, येद्रगुट्टा के पोलीगर जो विद्रोही मुखियाओं के सर्वाधिक शासी थे के साथ चारागुल्लू के वंचित पोलीगरों ने गठजोड़ किया और फरवरी 1805 तक विद्रोहियों को कुचल दिया गया। विभिन्न मुखियाओं को मद्रास में रहने का आदेश दिया गया, जबकि अन्य को उनकी संपत्ति राजस्व पर 18% का भत्ता दिया गया। पोलीगर विद्रोह दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में फैल गया। अब विद्रोहियों द्वारा घोषणा संकेत करती है कि वे अंग्रेजों से स्वतंत्र प्राप्ति के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन के विश्वास करते रहे। अगला विद्रोह है भिवानी विद्रोह। 1809 में हुआ। हरियाणा के जाटों ने विद्रोह कर दिया था और जाटों ने स्वयं को भिवानी किलाबंद कर लिया और एक प्रबल विद्रोह किया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सभी हथियारों से सुसज्जित एक बेहतरीन रूप से प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता पड़ी। अगला है दीवानू वेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से 1809। त्रावणकोर आज का केरला में यमहा के दीवान वेलू थम्पे ने कंपनी के बढ़ती ज्यादतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे लगभग 1 वर्ष तक त्रावणकोर पर कंपनी का अधिकार समाप्त प्राय रहा, जिसके पश्चात 1805 में वेलिजली के नेतृत्व में दोनों पक्ष सहायक संधि पर राजी हुए, जिस कारण क्षेत्र में गहरा संतोष फैल गया। शासक सब्सिडी चुकाने में असमर्थ हो गया और कर्ज में डूब गया। त्रावणकोर का ब्रिटिश रेजिडेंट राज्य के आंतरिक मामले में दखल देने लगा। कंपनी के इस प्रकार के रवैये ने प्रधानमंत्री या दलावा वेली थेम्पू के नायर सेना की मदद से विद्रोह करने के लिए बात किया। वेलू ने थम्पी के कुंडारा में एक सभा संबोधित किया, जिससे उन्होंने खुले तौर पर लोगों को अंग्रेजों के शासन की अपनी धरती से उखाड़ फेंकने हेतु हथियार उठाने का आह्वान किया और इसी बाद में कुंडारा उद्घोषणा के नाम से जाना गया। वेलू थम्पी ने 1808 में फ्रांस और अमेरिका से भी अंग्रेज के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया था। वेलू, तो ये हम साउथ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। तो थम्पी ने स्थानीय शासकों से भी सहयोग के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया और 1809 में कंपनी की सेना के बहुत बढ़ाने पर वेलू थम्पी ने आत्महत्या कर ली और आत्मसमर्पण नहीं किया। मतलब आत्महत्या कर ली, लेकिन वेलू के त्रावणकोर के राजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया। बुंदेलखंड, जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के दौरान विजित किया था, वो बंगाल के प्रेसिडेंसी के भीतर रखा गया। बुंदेला सरदारों ने नई सरकार के सम्मुख तब तक प्रचल विद्रोह किया जब तक वे अपने किलों से ऐसा कर सकते थे। लगभग 150 थे। प्रथम बड़ा विद्रोह लगभग लक्ष्मण दावा अजयगढ़ के किले के किलेदार ने किया। लक्ष्मण के 2 वर्षों के लिए अस्थायी तौर पर 1808 में समाप्त हो रहा था। किले की व्यवस्था सौंपी गई, लेकिन उस समय समाप्ति पर भी उस पर दावा नहीं छुड़ा। फरवरी 1809 में समर्पण कर दिया और कलकत्ता चला गया। अगला विद्रोह कांजर के किलेदार दरिया सिंह ने किया, जिसे जनवरी 1812 में कुचल दिया गया। लेकिन सबसे गंभीर और प्रबल चुनौती गोपाल सिंह, प्रसिद्ध सैन्य कौशल प्रवीण की तरफ से खड़ी की गई, जिसका अंग्रेज द्वारा समर्थित अपने चाचा से विवाद हो गया। 4 वर्षों के दौरान गोपाल सिंह ब्रिटिश सेना के सभी सैन्य युक्तियाँ और सतर्कता को चकमा दिया और इन विद्रोह की श्रृंखला को खत्म करने के लिए बुंदेलखंड के वंशानुगत मुखिया की व्यवस्था को समाप्त कर संविदात्मक दायित्व इकरारनामा को लागू किया। परल किम्डो विद्रोह 1813 से 34। परलकी मेडी, जो उड़ीसा के गंजाम जिले के पश्चिमी सीमा पर स्थित था, जमींदारों और राजाओं ने विद्रोह किया। जब कंपनी ने गंजाम पर कब्जा किया, नारायण देव परली किमडी के राजा थे, जिसने विद्रोह के खिलाफ जो है अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। कच्छ विद्रोह 1816 से 1832। 1816 में कच्छ के महाराजा भारमल सेकेंड और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत सत्ती सिंहासन में निहित था। हालांकि महाराजा और मुखिया के एक दल के बीच शक्ति संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने कच्छ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और 1809 में राजा भारमल सेकेंड अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ने की प्रबल इच्छा से अरब सेना खड़ी की। मुखियाओं ने उनका साथ दिया और उसके पुत्र के पक्ष में कच्छ के शासक राव भरमल को हराकर पदच्युत कर दिया गया। अब ब्रिटिश रेजिडेंट ने रीजेंसी परिषद की मदद से क्षेत्र पर शासन किया। रीजेंसी परिषद द्वारा किए गए प्राथमिक नवाचार भूमि मूल्यांकन के कारण बने, जिसके कारण गहरा रोष व्याप्त रहा और इसी बीच कुछ मुखियाओं ने विदेशी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। बरेली में असंतोष। बरेली का विद्रोह 1816।
विद्रोह का तत्कालीन कारण पुलिस कर को थोपना था, जिसने नागरिकों को क्रोध दिला दिया। यह मामला उस समय धार्मिक बन गया था, जबकि मुफ्ती मोहम्मद एवाज, एक सम्मानित वृद्ध व्यक्ति ने मार्च 1866 में शहर के मजिस्ट्रेट को एक याचिका प्रस्तुत की। स्थिति उस समय अधिक बिगड़ गई और पुलिस ने टैक्स एकत्रित करते समय एक महिला को घायल कर दिया और इस घटना ने मुफ्ती और पुलिस के पक्षकारों के बीच खूनी संघर्ष को प्रोत्साहित किया। घटना के 2 दिनों के भीतर पीलीभीत, शाहजहांपुर और रामपुर से विभिन्न सशस्त्र मुस्लिम ने विश्वास और मुफ्ती की रक्षा के लिए विद्रोह किया और अप्रैल 1816 में उपद्रवियों ने बरेली के प्रांतीय न्यायालय के न्यायाधीश लिंसेंटर के पुत्र की हत्या कर दी और उपद्रव को भारी सैन्य बल तैनात करके दबाया जा सका। 300 से अधिक विद्रोही मारे गए और इससे अधिक घायल हुए और जेल में डाला गया। हाथरस में विद्रोह 1817 में हुआ। दयाराम, जो अलीगढ़ जिले के कई गांवों के तालुकदार था, हाथरस किले में प्रबल आधार था। इस किले के भारत में सर्वाधिक मजबूत किला माना जाता था, जबकि दूसरा सर्वाधिक मजबूत किला भरतपुर था। अंग्रेजों ने दयाराम के साथ हाथरस एस्टेट का निपटारा एक किसान के रूप में किया, लेकिन लगातार बढ़ते हुए राजस्व के कारण दयाराम बकाया राशि अदा करने में निरंतर असफल हो गया और यहाँ तक कि सरकार के भगोड़ों को शरण देकर अंग्रेजों की शत्रुता मोल ले ली। अंततः कंपनी ने फरवरी 1817 में एक बड़ी सेना के साथ हाथरस पर हमला कर दिया और दयाराम ने 15 दिनों तक बहादुरी के साथ युद्ध किया और बच निकलने में सफल हो गया, लेकिन आखिरकार उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। पायकों का विद्रोह 1817 में हुआ। पायक ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे तथा वंशानुगत आधार पर इस कार्य को करते थे। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 1803 में ओडिशा पर विजय प्राप्त की गई और खोर्धा के राजा को सिंहासन से हटाने का कारण पायकों के सम्मान और शक्ति के लिए जो है इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी को शोषणकारी, भू राशन नीति, जमींदारी और किसानों के बीच कई सारे कारण थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820। विदेशी शासन के प्रति द्वेष तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित बड़ौदा का गायकवाड़ का आकर्षण ने मिलकर ओखा मंडल के बघेरा सरदारों को हथियार उठाने पर विवश कर दिया। अहोम विद्रोह बर्मा युद्ध के से ताल्लुक है। 1824 से 26 के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, तो असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़ जाने को कहा और कंपनी द्वारा न मानने से 1828-1830 तक गोमधर कोनावर, एक अहोम राजकुमार तथा उसके साथियां धनंजय बोंगोहन और जयराम खरगिया फुकन के नेतृत्व में असमियों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अब तक हमने अहोम विद्रोह तक पढ़ा, तो इसके बाद भी कई सारे और भी विद्रोह है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई कठिन बात नहीं है विद्रोह को जानना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देखिए, दिमाग में ये रखिए कि जितना भी विद्रोह था ये जन असंतोष का वजह था। ब्रिटिश के अत्याचार, उनके क्रूर शासन और उनके जमींदारों के साथ वो ताल्लुकात, रैयत के साथ और किसानों के ऊपर अत्याचार, मजदूरों के साथ अत्याचार, तो ये सब ओवरऑल जमींदारों की अध्यक्षता में किसानों ने कभी, जमींदारों ने कभी, अलग अलग तरह से जो है विद्रोह होते रहे और यह स्थानीय था। और इन विद्रोह ने अंग्रेज़ों के नाक में दम किया और टाइम टू टाइम ये एहसास दिलाता रहा कि अंग्रेज़ जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।